कौन से आप दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की बातें करते हो? किन दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हो? तुम्हारे इस्लामाबाद में तल्लाई के मकाम पर मस्जिद में लोग नमाज पढ़ रहे हैं, हालत सजदा में है, उन्हें बम धमाके से उड़ा दिया जाता है। कहां है तुम्हारी सिक्योरिटी फोर्सेस? कहां है तुम्हारे ऑपरेशन? और फिर कहते हो कि भाई ये तो पूरे पाकिस्तान के अंदर इसी तरह से दहशतगर्दी हो रही है, वो आपके खिलाफ हो गई तो कोई ये नई बात नहीं है। ये तो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, वही हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान के अंदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का सबसे बड़ा पाकिस्तान में सिक्योरिटी का बजट है या नहीं? ये बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपने सुना किस कदर तैश है और बिल्कुल जायज़ है। देखिए किस कदर लोगों की तवक्को होती है अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से, और उनको ये तवक्को होती है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो उनकी जान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है कि बुरी तरह से पाकिस्तान के सिक्योरिटी हुकाम नाकाम हुए इसमें, और इनका ये कहना है कि इतना ज़्यादा बजट है सिक्योरिटी फोर्सेस का, फ़ौज का, और उसके बावजूद वो अवाम को इस्लामाबाद जैसी जगह में अगर आप उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रहे, और वो भी पाकिस्तान में, ज़ाहिर है आपके इल्म है कि मसाजिद पर और इमाम बारगाहों पर हमले कोई नई बात नहीं है। इसलिए इनका ये गुस्सा बिल्कुल बजा है, और लोग ये सवाल करने में हक बजानिब हैं कि क्यों सिक्योरिटी हुकाम को पहले से नहीं पता था। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि आपको ये तो पता चल जाता है कि कोई किसके खिलाफ क्या ट्वीट कर रहा है, ओवरसीज बैठे हुए लोगों का आपको पता चल जाता है, लेकिन आपको पाकिस्तान का नहीं पता चलता। और खुद इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ नदीम अंजुम ने कहा था कि हमारी मर्जी के बगैर तो कोई मुल्क में ना आ सकता है ना मुल्क से जा सकता है, तो कैसे कोई बाहर से आ गया। और इसकी जिम्मेदारी आपको पता है अब दाइश ने कबूल कर ली है इस अंधोनाक हमले की। इसमें एक और सितम जो किया जा रहा है वो ये कि हलाकतों की तादाद छुपाई जा रही है। हुकूमत का नंबर अभी भी 30, 35, 32 से आगे नहीं बढ़ रहा, वहां अटक गया है, जबकि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ये तादाद 100 से 150 के दरमियान है, जो कि जाहिर है हुकूमत अब अपनी नाअहली छुपाने के लिए इस तरह के दावे कर रही है। मोहसिन नकवी ने भी कहा कि जी पूरा मुल्क हिल के रह गया, लेकिन क्या वाकई मुल्क हिल के रह गया? अवाम तो कुछ और ही समझ रही है। अवाम जो उनका जो गुस्सा है वो किसी और पर है। अवाम का गुस्सा किस पर है? जरा ये देखिए वीडियो, इसमें आपको नजर आएगा कि जो अभी हम जिनको सुन रहे थे, अलामा जो ये इकबाल रिजवी साहब है, सईद इकबाल रिजवी साहब, ये किस तरह से सिक्योरिटी एजेंसीज के अहलकार को मुखातिब कर रहे हैं, जरा सुनिएगा। तकफीरी गुरोहों को तुमने पाला, दहशत गर्दों को तुमने पाला, हमारी नस्ल कुशी तुम लोगों ने की। अभी बकवास करते हो कि यहाँ से निकलो। अच्छा सर प्लीज, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बदतमीज। ये गम गुस्सा आप देख रहे हैं, ये बिला वजह नहीं है। और फिर इस गम गुस्से पर नमक छिड़कने का जो काम किया वो किया पंजाब ने, वो किया लाहौर ने, और जाहिर है कि इसमें पेश हैं मरियम नवाज और नमरूद लीग। ये जरा वीडियोस देखिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर बच्चे हैं इस वक्त, अगर आप जहां देख रहे हैं, तो प्लीज उनको उनकी पहुंच से इस वीडियो को दूर रखिएगा, क्योंकि इसमें अखलाक बाख्ता किस्म के नाच हो रहे हैं। लेकिन ये वीडियोस आपको दिखाना इसलिए जरूरी है कि आपको ये दिखाया जा सके कि किस तरह से इस वक्त लोग गम गुस्से की हालत में हैं, लोग लाशें उठा रहे हैं और उन लाशों पर ये ठुमके हो रहे हैं। बाकायदा सरकारी सरपरस्ती में लोगों ने उसके लिए मुजरे तक का अल्फाज इस्तेमाल किया। जो एक तकरीब हुई है, मरियम नवाज ने ढकोसला किया था कि सरकारी तकरीबात मनसूख कर दी गई हैं, और उन्होंने खुद ट्वीट किया कि पतंगें उड़ रही हैं, और सिर्फ मरियम नवाज नजर नहीं आई, लेकिन वो एक बाकायदा एक तकरीब हो रही है, उसमें खवातीन नाच रही हैं और लोगों ने उसके लिए मुजरे, ये देख सकते हैं आप, जो सोशल मीडिया पर इसके लिए लोग कह रहे हैं ये मुजरे हो रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ लोग लाशें उठा रहे हैं। और वो पूछ रहे हैं कि अल्लामा राजा नसीर अब्बास पूछ रहे हैं कि भाई अब किस बात का जश्न मना रहे हैं, किस बात का आप जश्न मना रहे हैं? ऐसा आपने क्या कर लिया? ऐसी आपने कौन सी कामयाबी आपको मिल गई है? आपने ऐसा कौन सा मार्का मार लिया है जिसका जश्न आप इस तरह से मना रहे हैं? और ये अखलाक बख्ता बेहुदा किस्म के डांस लाहौर ने वाकई पूरी पाकिस्तानी कौम का शर्म से सर झुका दिया है। लाहौरियों ने जो कहते थे जिंदा दिलाने लाहौर, कोई जिंदा दिलाने लाहौर नहीं है, ये बेहिसाने लाहौर है, ये बेशर्माने लाहौर है। इन्होंने इंतहाई बेहिसी और बेशर्मी का मुजाहरा किया है ये सब हरकतें करके। ये जिस वक्त हो रहा है सब कुछ, उस वक्त वो हादसा वहां पर पेश आ चुका था, और बहुत सी ऐसी लातादाद वीडियोस हैं। लेकिन
ان سے کیا شکوا؟ جس بے شرم بے حمیت انسان کو پاکستان نے 3 دفعہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز کیا، وہ دیکھیے نا، وہ خود بھی تو بالکل ایسے کہ جیسے نواز شریف اپنے ولیمے میں آئے ہوں، باقاعدہ سیج سجی ہوئی ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ جی پورا پاکستان ہل کے رہ گیا، پاکستان کے لیے ایک انتہائی افسوسناک اور اندوہناک دن تھا، کدو اندوہناک دن تھا اس بے شرم آدمی کے لیے۔ یہ اندوہناک دن ہوتا ہے، یہ نواز شریف کے لیے اندوہناک دن ہے۔ اگر اندوہناک دن ہوتا تو اس طرح سے یہاں پر یہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے، ہرگز سیلیبریٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ پھر ظاہر ہے عوام نے ان کی درگت بنائی، عوام نے ان کی، جیسے کہتے ہیں نا یہاں پر گاڑیوں کی تسلی بخش مرمت کی جاتی ہے، عوام نے ان کی تسلی بخش مرمت کی ہے نواز شریف کی، کیونکہ دیکھیں ان کو شوق تو یہ ہے تو یہ بھانڈ، ان کو اداکار ہی بننا تھا، ان کو رنگیلا کے پاس بھیجا گیا تھا اور رنگیلا نے ان کو مسترد کر دیا تھا۔ اچھا، رنگیلا ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ آدمی تھے، ان کے بارے میں ایک بات، بہت ہی ملٹی ٹیلنٹڈ تھے، ظاہر کامیڈین تو وہ تھے ہی، گاتے بہت اچھا تھے، فلمیں بھی بناتے تھے، اور انہوں نے ایک فلم میں، آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی، ان کی ایک بہت ہی مشہور زمانہ فلم تھی، اس کا نام تھا انسان اور گدھا، انہوں نے اس فلم میں گدھے کو ایک رول دے دیا تھا، جبکہ حسن نثار صاحب یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے نواز شریف کو مسترد کر دیا تھا۔ آپ سوچئے انہوں نے گدھے سے کام کروا لیا تھا ایک فلم، اس فلم کا نام تھا انسان اور گدھا، جو ظاہر نئی جنریشن ہے اس کے علم میں یہ نہیں ہوگا، لیکن بقول حسن نثار کے انہوں نے نواز شریف کو فلم میں کام دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نواز شریف کو رنگیلے نے بھی مسترد کر دیا۔ اگر وہ زندہ ہوتے، وہ دنیا سے چلے گئے، تو یقیناً ان سے پوچھا جاتا کہ انہوں نے گدھے سے کیسے کام کروا لیا تھا، لیکن خیر نواز شریف سے پوچھا جانا چاہیے کہ انہیں کیوں رنگیلا نے مسترد کر دیا تھا۔ جبکہ محسن نقوی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو رنج و غم کی حالت تھی قوم کی، اور قوم بہت زیادہ اندوناک یہ حادثہ ہوا ہے۔ اچھا، اسی دوران ان کا ایک بہت ہی مکروہ قسم کا ایک ان کا چپراسی ہے، ایک ان کا ملازم ہے، نسل در نسل ملازم ہوتے ہیں نا، جیسے ان کے دادا تھے رفیق تارڑ، وہ بھی ان کے وہ گندے جوک سنایا کرتے تھے بڑے میاں صاحب کو، تو وہ تب سے ان کی دوستی ہوئی تھی، وہ غلیظ قسم کے لطیفے سناتے تھے، فحش لطیفے سناتے تھے، تو اس وجہ سے ان کی دوستی ہو گئی تھی بڑے میاں صاحب سے۔ تو اب آپ ان کے ٹیسٹ کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اب وہ نسل در نسل غلامی جو ہے وہ عطا تارڑ کر رہا ہے۔ اچھا، بہت مشکل سے اسے ایک سلوگن مل گیا، اور اس نے کہا کہ یہ جو دہشت گردی واپس آئی ہے اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے، اور جس وقت وہ یہ فقرہ ادا کر رہا تھا اس کے چہرے پہ خباثت تھی، خبیث تو ظاہر ہے وہ ہے ہی، لیکن بہت ہی ایک خفیف سی خباثت اس کے چہرے پر ابھر آئی، اور ظاہر وہ اتنا مکروہ انسان ہے کہ میں اس کی ویڈیو بھی چلانا مجھے برا لگ رہا ہے۔ تو اس نے اپنی طرف سے بڑی چالاکی کی کہ یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے، اس نے کہا کہ یہ جو دہشت گردی واپس آئی ہے اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے۔ اس دہشت گردی کے پیچھے پی ٹی آئی نہیں ہے، یہ جو نمرود لیگ کی رسوائی ہے اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے، یہ جو نمرود لیگ کی سیاسی تباہی ہے اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے، یہ جو نمرود لیگ کی سیاست عوام نے دفنائی ہے اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے، یہ جو آج نمرود لیگ کی حالت ہے کہ ایک طرف کنواں ایک طرف کھائی ہے اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے، یہ جو سیاستدانوں نے آج عزت کمائی ہے اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے، یہ جو قوم نے تمہاری بینڈ بجائی ہے اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے، یہ جو سوشل میڈیا نے تباہی مچائی ہے اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے۔ باس، میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ تو میں نے ویسی ہی فی البدی کچھ جو میرے ذہن میں آیا، ظاہر ہے میں سب ٹیلی پرومپٹر تو میرے سامنے ہے نہیں، جو آیا میں نے آپ سے ویسے ہی کہہ دیا، لیکن اگر اس طرح کی رائمنگ کہ یہ جو اس خبیث انسان نے اپنی طرف سے کوشش کی، ایک بھونڈی سستی سی کوشش کی کہ یہ جو دہشت گردی واپس آئی ہے اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے، تو اس میں جو میں نے کہا کہ یہ جو نمرود لیگ کی سیاسی تباہی ہے اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے، اس سے ملتے جلتے اگر اس سے رائم کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں کچھ سلوگنز آئیں تو پلیز کامنٹس میں ضرور لکھیے گا، تاکہ ان کو اندازہ ہو اپنی اوقات کا کہ یہ کس سیاسی جماعت جو ایک سچ مچ میں اس وقت سیاسی طور پر جد و جہد کر رہی ہے، اس کے لیے اتنی فضول بات انہوں نے کی۔ پی ٹی آئی کے خلاف تو دہشت گردی ہوئی ہے، کے پی کے میں سب سے زیادہ دہشت گردی ہوئی ہے، جو کہ پی ٹی آئی کی بیس ہے، ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے۔ اچھا، اسی دوران عمران خان کے لیے معاملات کچھ بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں، اب ان کے جو کیسز ہیں وہ سماعت کے لیے منظور ہو رہے ہیں۔ اب یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سپریم کورٹ کی یہ طرف سے آیا ہے، تحریک انصاف کے بانی پی ٹی آئی کے 13 مختلف مقدمات میں سماعت کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں، جو کہ 2 رکنی بینچ جس میں جسٹس یحییٰ آفریدی اور شاہد بلال پر مشتمل ہوگا، 9 فروری کو یہ مقدمات کی سماعت کرے گا۔ اچھا، اب یہ مقدمات کون سے ہیں یہ ذرا دیکھ لیجیے گا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ، یہ آپ کو یاد ہوگا وہ ایک سائفر کا جو معاملہ ہوا تھا، اس میں عمران خان کے خلاف مقدمہ ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس میں، اس کے علاوہ اچھا سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی بھی ہیں،
9 मई लाहौर मुकदमात में बानी की जमानत के खिलाफ सरकार की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। हत्या की इज्जत केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ बानी की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर, अच्छा जी, अब ये इन्होंने बानी बानी करके, लेकिन खैर किसी ना किसी तरह से अब इमरान खान का जिक्र तो होगा ना बॉस। होठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए तो सही, बरसरे इल्जाम ही आए, इल्जाम लगा कर ही आए, लेकिन आए तो सही। इमरान खान की अब बात तो होगी। अच्छा, ये एक मुस्बत पेशरफ्त है, क्योंकि पीटीआई, ये काफ़ी अरसे से पीटीआई की ये मांग थी, उनकी डिमांड थी कि इमरान खान के केसेस की समाअत शुरू की जाए। मेरे पास एक खबर भी है, और वो ये कि कुछ लोगों की इमरान खान से मुलाकात हुई है बॉस। वो कौन लोग हैं, इस पर हम काम कर रहे हैं। मुझे ये तो इल्म है कि उन लोगों की नौयत क्या है, लेकिन मैं ज़रा कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे नाम भी मिल जाए। अगर नाम मिल गए तो मैं आपसे शेयर कर लूँगा, नहीं मिल सके तो मैं आपको मुलाकात की नौयत मैं आपको ज़रूर बता दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो इमरान खान के लिए कुछ मामलात आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि इनसे मईशत नहीं संभल रही। देखिए, ये वर्ल्ड बैंक का फिगर है, ये मेरा फिगर नहीं है, कि आइंदा 10 सालों में इनको 3.5 करोड़, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, 3.5 करोड़ के करीब इनको नौकरियां दरकार है। यानी हर साल इन्हें 30 से 35 लाख नई नौकरियां जनरेट करनी है, जबकि हालत ये है कि 8 से 10% अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी की शरह है। तो ये कैसे, यानी जो इस वक्त है उसको ही इनके लिए ओवरकम करना कोहे हिमालय पे चढ़ने के मुतरादिफ है। तो ये नई कैसे क्रिएट करेंगे, तो जाहिर है उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दरकार होगी, और उसकी चाबी है इमरान खान के हाथ में बॉस। वो इमरान खान के हाथ में, ये इनको इल्म है, और इमरान खान पर ही कौम ने एतमाद करके 8 फरवरी 2024 को इनको, इमरान खान को पीटीआई ने, अवाम ने पीटीआई को वोट दिया था। लेकिन देखिए, पाकिस्तान में इलेक्शन में हमेशा धांधली होती है, लेकिन 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन में धांधली नहीं हुई। आपको ये मेरी बात बहुत अजीब लगेगी, जी हाँ, इलेक्शन में धांधली नहीं हुई। 8 फरवरी 2024 को सिर्फ धांधली हुई, इलेक्शन हुआ ही नहीं। इलेक्शन तो हुआ ही नहीं, क्योंकि पूरी तरह से पीटीआई जीत गई थी। जो सबसे सफाकाना काम हुआ है वो ये कि इन्होंने नई नस्ल का इत्मीनान मुतज़लज़ल कर दिया उस सिस्टम पे, क्योंकि उन्होंने कहा जी हम तो वोट किसी और को देकर आए थे, निकला तो किसी और का। जो फर्स्ट टाइम वोटर थे, अब देखिए उनका इत्मीनान कितना शैटर्ड हो गया होगा। वो ये सोच के आएंगे कि वोट देने का तो कोई फायदा ही नहीं है, हम वोट किसी को भी दें, निकले तो किसी और का ही। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि 8 फरवरी, आज 8 फरवरी है, आप भूले तो नहीं है ना, डाका पड़ा था उस दिन। डाका, उस दिन धांधली नहीं हुई थी, उस दिन डाका पड़ा था, उस दिन इलेक्शन नहीं हुआ था, उस दिन सिर्फ और सिर्फ धांधली और डाका था। इसलिए भूलिएगा मत, जिस तरह से भी, अपनी जिस कैपेसिटी में भी आप हों, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएगा, क्योंकि आपके हक पर डाका पड़ा था। और देखिए, इमरान खान पर आफरीन है कि वो जेल में डटा हुआ है। अगर एक दफा ये इशू सेटल हो जाए, जैसे कहते हैं ना, वंस एंड फॉर ऑल, कि आपको जो करना है ठीक है, आप सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी है, आप आर्मी हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वोट जिसको पड़े उसका निकले, पीरियड, एंड ऑफ स्टोरी। इससे आगे बात नहीं होगी। कम से कम इस पे आप लोग सेटल करवा लीजिए कि ठीक है, अच्छा हो, बुरा हो, चोर हो, उचक्का हो, बदमाश हो, जो भी हो, हम उस जिसको वोट दें, वोट उसी का निकले। आप किसी को मत बनाइए, आप ये तय मत कीजिए कि वोट तो ठीक है, आपको जिसको देना है दे दें, लेकिन वजीर आजम उस चपरासी शहबाज शरीफ को बनाया जाएगा, या वजीर आला उस नौटंकी, उस ढोंगी मरियम नवाज को बनाया जाएगा। नहीं, हम जिसको वोट देंगे उसका वोट निकलना चाहिए। दैट इज द मिनिमम दैट यू कैन सेटल फॉर। बाकी बातें तो जाहिर है बाद में होंगी। आज के शो में बस इतना ही। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, और शौकत खानम हॉस्पिटल को डोनेट करना हरगिज मत भूलिएगा। अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहिए और बाखबर भी। अल्लाह हाफिज।